कक्षा 10 के लिए गणित विषय का मॉडल पेपर हम हल कर रहे थे। इसमें भाग 1 और 2 में आपने प्रश्न क्रमांक 1 से 12 तक के सभी प्रश्न देखे। आज के इस तीसरे भाग में हम प्रश्न क्रमांक 13 से 18 तक के प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 13 दिया हुआ है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का वर्ग बराबर 2AC वर्ग। हमें दिया हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका C कोण समकोण है और जिसमें समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी जो कि BC और AC हैं। C कोण समकोण है, तो हमें दिया हुआ है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC एवं कोण C 90 डिग्री है। हमें सिद्ध क्या करना है, AB का वर्ग बराबर 2AC वर्ग। तो समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग हम सूत्र लगा देंगे। कर्ण हमारा AB है, AB का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AC वर्ग। AB का वर्ग बराबर, चूँकि यहाँ BC बराबर AC है, ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं और हमें AB का वर्ग तो हमारे पास ये है और AC वर्ग 2AC वर्ग सिद्ध करना है। BC बराबर AC है, तो BC के स्थान पर हम AC रखेंगे, तो AB का वर्ग बराबर AC वर्ग धन AC वर्ग। तो AB का वर्ग बराबर दोनों जुड़ जाएंगे 2AC वर्ग। ये हमारा सिद्ध हो गया। इसके अथवा में दिया हुआ है, दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो समरूपता के लिए हमें पता है 3 आवश्यक शर्तें हैं, AAA समरूपता, SSS समरूपता और SAS समरूपता। तो हम देखते हैं AA समरूपता क्या है। A मतलब एंगल, तो एंगल 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 अर्थात तीनों कोण बराबर हों। तो हम लिखेंगे दो त्रिभुजों की तीनों संगत कोण बराबर हों, इसे कोण 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 समरूपता कहते हैं, पहली शर्त हो गई। दूसरी SSS मतलब साइड भुजा, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों, इसे भुजा भुजा समरूपता कहते हैं। तीसरी है SAS समरूपता अर्थात साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो दो त्रिभुजों में एक कोण और दो भुजाएं, उस कोण को बनाने वाली जो भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं समानुपाती हों, इसे भुजा कोण भुजा समरूपता कहते हैं। इसे आपको याद करना होगा। प्रश्न क्रमांक 14, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, ऋण 3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें दो बिंदु दिए हुए हैं, 4 और ऋण 3, 8 और 5, और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इनको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम मान लेते हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक XY है। तो हमें जो दो बिंदु दिए हैं इनसे हम X1 Y1 और X2 Y2 ज्ञात कर लेते हैं। तो X1 4, X2 8, इसी तरह से Y1 -3 और Y2 5, और अनुपात हमें दिया है M1 M2 3:1। हमारे पास विभाजन सूत्र होता है, X बराबर होता है M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस M2, Y बराबर होता है M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस M2। इसमें M1 X2 और इनकी वैल्यू रख देंगे, X1 X2 Y1 Y2 M1 M2 की। तो 3 गुणा X2 की वैल्यू 8 धन M2 1 गुणा X1 4 बटे M1 M2, तो 3 धन 1। इसी तरह से M1 3 गुणा Y2 5 धन M2 1 गुणा Y1 -3 बटे M1 3 धन M2 1। इनका गुणा किया, 8 तिया 24 धन 4 एकम 4 बटे 3 और 1 4। इसी तरह से यहाँ 5 तिया 15 और ये 3 का 1 में गुणा हुआ, तो ऋण 3 का 1 में हुआ तो ऋण 3, और इस ऋण का धन में हुआ तो ये ऋण 3 बटे 3 धन 1 4। यहाँ 24 और 4 28 बटे 4, 28 में 4 से भाग देंगे तो 7, x की वैल्यू आ गई 7,
इसी तरह से 15 में से 3 गए 12/4, 4 तिया 12, y की वैल्यू आ गई 3। तो अतः वांछित निर्देशांक अर्थात जो निर्देशांक हमें प्राप्त करना थे वो हैं 7 और 3। यह हमारा आंसर होगा। इसके अथवा का क्वेश्चन है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 P के निर्देशांक हैं 2 और ऋण 3 और Q इसके निर्देशांक 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या दी है? 10 दी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। इसमें P के निर्देशांक लिखे हमने और Q के निर्देशांक लिखे और इससे x1 y1 x1 बराबर 2 x2 बराबर 10 y1 बराबर -3 y2 बराबर y। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे हम। PQ बराबर √x2 - x1 का वर्ग धन y2 - y1 का वर्ग। इनके बीच की दूरी निकालने के लिए इनके मान रखेंगे। x2 10 ऋण x1 की वैल्यू 2 10 ऋण 2 का वर्ग धन y2 की वैल्यू है y माइनस ऋण 3 y1 की वैल्यू -3 इसका वर्ग 10 ऋण 2 का वर्ग धन y ये दोनों माइनस का यहाँ गुणा हुआ तो +3 इसका वर्ग अंडर रूट में है दोनों। तो अंडर रूट 10 ऋण 2 का वर्ग धन y धन 3 का वर्ग ये हमारे लेके चले हैं। तो 10 में से 2 गए 8 8 का वर्ग 64 धन इस y धन 3 का वर्ग करेंगे तो y का वर्ग धन दोनों के गुणनफल का 2 गुना मतलब 3 और y का गुणा हुआ तो 3y इसका 2 गुना 3 दूनी 6y धन दूसरी संख्या का वर्ग 3 का वर्ग 9। इस तरह से PQ बराबर हमें मिला अंडर रूट y वर्ग धन 6y धन 64 और 9 73। अब प्रश्न में चूंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 10 दी है अतः इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी PQ बराबर 10 है। तो 10 बराबर अंडर रूट y वर्ग धन 6y धन 73। दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देते हैं तो 10 का वर्ग 100 यहाँ से वर्गमूल है चूँकि तो इसका वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा और वो हमें समान संख्या प्राप्त होगी y वर्ग धन 6y धन 73। इनका पक्षांतर करेंगे y वर्ग धन 6y धन 73 और इस 100 का पक्षांतर किया तो माइनस यहाँ प्लस के इस तरफ आकर -100 बराबर में हमें 0 मिलता है। इसको हल करेंगे y वर्ग धन 6y और 100 में से 73 घटाएंगे तो 27 और चूँकि बड़ी संख्या ऋणात्मक है इसलिए ऋण के 27 बराबर 0। y वर्ग धन 9y ऋण 3y ऋण 27 इसके हमने गुणनखंड निकाल लिए 6 के। तो गुणनखंड निकालने के लिए y वर्ग का गुणांक और जो कांस्टेंट है वो इसका आपस में गुणा करते हैं तो y वर्ग का गुणांक 1 है और कांस्टेंट है ऋण 27 तो ऋण 27 का 1 में गुणा किया तो -27। अब इस -27 के हम ऐसे 2 भाग करेंगे कि जिनका गुणा करने पर ऋण 27 मिले हमें और उनको जोड़ दें या घटा दें तो हमें 6 प्राप्त होना चाहिए। तो 9 तिया 27 9 में 3 का गुणा करने पर 27 मिलते हैं और हमें चाहिए धन के 6। तो बड़ी संख्या हम धनात्मक लेंगे और छोटी संख्या ऋणात्मक। तो 9 गुणा ऋण 3 तो ऋण 27 और 9 में से 3 को घटा देंगे तो धन के 6 मिल जाएंगे हमें। तो हम लिखते हैं y वर्ग धन 9y ऋण 3y ऋण 27। ये 2 गुणनखंड हो गए 9 और 3 9 और 3 3 ऋणात्मक और 9 धनात्मक। तो y वर्ग धन 9y ऋण 3y ऋण 27 बराबर 0। यहाँ हमने y कॉमन ले लिया तो शेष अंदर y बचा धन 9 बचे यहाँ से y बाहर चला गया -3 लिया तो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। 3 कॉमन लिया तो यहाँ से इस बाय यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा चूँकि इसका गुणा होगा तो ये वापस माइनस हो जाएगा। तो धन 3 9 27 9 अंदर शेष बचे y धन 9 ये कॉमन हो गए यहाँ शेष बचा y -3 बराबर 0। तो एक बार y धन 9 बराबर 0 दोनों गुणनखंडों के बराबर हम 0 लेके चलते हैं। तो y धन 9 बराबर 0 और y -3 बराबर 0। तो y बराबर 9 का पक्षांतर किया तो -9 y बराबर यहाँ -3 का पक्षांतर किया तो प्लस के 3। तो y के अभिष्ट मान 3 एवं -9 है। ये 3 और ये ऋण 9 ये हमारा आंसर होगा।
अब हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। चूँकि साइन ए का मान दिया है और कॉस और टेन ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब है BC बटे कर्ण AC। तो BC बटे AC बराबर क्या दिया हुआ है, साइन ए का मान 3/4। तो BC की वैल्यू मिलती है 3 और AC की वैल्यू मिलती है 4। के इसमें स्थिरांक है, आनुपातिक स्थिरांक। चूँकि ये अनुपात में दिए हुए हैं तो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए आनुपातिक स्थिरांक लेके चलेंगे। तो VC बराबर 3K एवं AC बराबर 4K। चूँकि समकोण त्रिभुज है तो इससे हम इसका आधार ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। AC का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो AC 4K का वर्ग बराबर BC 3K का वर्ग धन AB का वर्ग। AB हमें ज्ञात करना है। तो 4K का वर्ग जब हम करेंगे तो 4 का वर्ग 16 और K का वर्ग बराबर 3 का वर्ग 9 और K वर्ग धन AB का वर्ग। 9K का K वर्ग का पक्षांतर करेंगे तो 16K वर्ग, इस तरफ आकर माइनस 9K वर्ग बराबर शेष बचा AB का वर्ग। 16K वर्ग में से 9K वर्ग घटाएंगे तो 16 में से 9 गए 7K वर्ग बराबर AB का वर्ग। तो हमें चूँकि AB का मान चाहिए तो इसमें से वर्गमूल कर देंगे इन दोनों पक्षों में। तो √7, चूँकि K वर्ग था तो K बाहर आ गया, तो √7 के बराबर AB की वैल्यू आ गई √7K। हमें कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार है AB और कर्ण है AC। AB बटे AC। AB की वैल्यू है √7K बटे AC की वैल्यू है 4K। K से K कैंसिल हो गया तो √7/4। तो कॉस ए बराबर √7/4। इसी तरह से टेन ए, तो टेन की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। लंब है BC बटे आधार AB। BC की वैल्यू 3K और AB की वैल्यू √7K। K से K कैंसिल 3/√7। इस तरह से कॉस ए बराबर आता है √7/4 एवं टेन ए बराबर आता है 3/√7। ये हमारा आंसर है। इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित का मान निकालिए। साइन 30 कॉस 60 धन साइन 60 कॉस 30। साइन 30 का मान होता है 1/2 गुणा कॉस 60 का मान 1/2 धन साइन 60 का मान √3/2 गुणित कॉस 30 का मान √3/2। इनके गुणा कर देंगे। गुणा में अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में होता है। तो 1 का गुणा 1 में हुआ 1 और 2 का 2 में गुणा किया तो 4 धन √3 से √3 का गुणा किया तो 3 और बटे 2 का गुणा 2 से हुआ तो 4। चूँकि हर समान है तो ऊपर के अंशों को सीधा जोड़ देंगे। 3 और 1 4/4। 4/4 मतलब 1। ये हमारा आंसर है। इसकी वैल्यू हमारी निकल के आती है, मान जो निकल के आया वो 1 आया। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 16। ये प्रायिकता का प्रश्न है। प्रश्न है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है? तो इसमें संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 दी है, तो हमें रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात करना है। चूँकि प्रायिकता अधिकतम 1 होती है तो हम 1 में से इसको घटा देंगे तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता प्राप्त हो जाएगी। इसके लिए हल करेंगे। तो माना संगीता और रेशमा के भी मैच जीतने की प्रायिकता क्रमशः S और R है। हमने संगीता की प्रायिकता को S से लिया है और रेशमा की प्रायिकता को R से। तो संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता अर्थात PS बराबर 0.62 ये हमें दी हुई है। PS 0.62 दिया है। अतः रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता मतलब PR, R से रेशमा के मैच जीतने की प्रायिकता बराबर 1 ऋण संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता। तो PR बराबर 1 - PS।
PS यहाँ संगीता के मैच जीतने की प्रायिकता है जो कि दी हुई है 0.62। अधिकतम प्रायिकता 1 होती है, तो 1 में से हम इसको घटा देते हैं, तो 1 ऋण 0.62, 1 में से हम जब 0.62 को घटाएंगे तो 0.38 आता है। अतः रेशमा के जीतने की प्रायिकता 0.38 होगी। यह हमारा आंसर है। इसके अथवा में एक प्रश्न है, ये भी प्रायिकता से संबंधित है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम पासे पर देखते हैं कि विषम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 1, 3 और 5। तो हम लिखते हैं कि एक पासे को फेंकने पर प्राप्त हो सकने वाली विषम संख्याएं। जब एक पासा फेंकेंगे तो इस पर कौन कौन सी विषम संख्याएं प्राप्त हो सकती हैं हमें, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है या 5 हो सकती है। तो विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे, 3, 1, 2, 3। जितने भी आ सकते हैं वो हमें अनुकूल परिणाम होते हैं। तो विषम संख्या प्राप्त होने के अनुकूल परिणाम 3 हो गए। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 6, क्योंकि एक पासे पर 1 से लेकर 6 तक के अंक अंकित होते हैं। तो कुल संभव परिणाम 6 हैं। पासा फेंका जाता है तो 1 आ सकता है, 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो ये टोटल 6 परिणाम हो गए। और अनुकूल परिणाम जबकि विषम संख्या प्राप्त हो तो वो होते हैं 1, 3, 5, मतलब 1, 2, 3, टोटल 3। तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, अनुकूल परिणामों की संख्या जो आ सकते हैं वो, और कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणामों की संख्या है 3, कुल परिणामों की संख्या है 6। अर्थात ये दोनों हम काट देंगे 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता 1/2 होगी। ये आपका आंसर हो जाए। प्रश्न क्रमांक 17, ये भी प्रायिकता से संबंधित है। प्रश्न दिया हुआ है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या होगी कि गेंद नंबर 1 लाल हो, नंबर 2 लाल नहीं हो। तो थैले में कितनी गेंदें हैं, 3 लाल एवं 5 काली गेंदें हैं। अतः घटना के कुल परिणाम कितने हो गए, 8, मतलब 3 लाल के और 5 8 के, 5 काली गेंदों के। जैसे टोटल कितने हो गए, 8 परिणाम की 3 बार लाल आ सकती है, 5 बार काली गेंद आ सकती हैं। तो कुल परिणाम हमारे पास 8 हैं। पहले प्रश्न को हल देखेंगे हम कि गेंद लाल हो। तो यदि हम गेंद को निकालते हैं तो कितनी बार आ सकती है लाल गेंद, टोटल लाल गेंदें हैं 3। तो गेंद निकालने पर लाल होने की अनुकूल परिणाम हो गए 3 हमारे पास। यदि लाल गेंद होने की प्रायिकता को R हो तो इसको हम R से प्रदर्शित करें तो PR बराबर घटना के अनुकूल परिणाम मतलब 3, घटना के कुल परिणाम मतलब 8। तो PR बराबर 3/8। तो गेंद के लाल होने के प्रायिकता 3/8 होगी। इसी तरह से गेंद लाल ना हो, गेंद लाल नहीं होगी तो गेंद कौन सी होगी, काली होगी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5, क्योंकि लाल होने के 3 हैं और काली होने के 5 हैं। तो घटना के अनुकूल परिणाम 5, घटना के कुल परिणाम 8 हैं। तो गेंद लाल नहीं हो तो इसके परिणाम 5/8 होंगे, प्रायिकता 5/8 हो जाएगी। इसका अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, साथ ही पट प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो जब हम एक सिक्के को उछालते हैं तो या तो उसमें चित आएगी या पट आएगी। तो या तो चित प्राप्त होगी या पट प्राप्त होगी। अतः घटना के कुल संभव परिणाम कितने हो गए, 2 परिणाम हो गए, क्योंकि या तो चित आ सकती है या पट आ सकती है। और चित आने के परिणाम एक बार उछालेंगे तो एक ही बार चित आने की संभावना है। तो अनुकूल परिणाम 1 हो गए और कुल परिणाम 2 हो गए। तो प्रायिकता बराबर होती है घटना के अनुकूल परिणाम बटे घटना के कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम हमारे पास 1 है तो 1 बटे कुल परिणाम 2, 1/2। इसी प्रकार पट प्राप्त करने के अनुकूल परिणाम भी 1 है। तो प्रायिकता इसकी भी घटना के अनुकूल परिणाम 1 बटे घटना के कुल परिणाम 2,
अर्थात प्रायिकता 1/2 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 18 त्रिकोणमिति से संबंधित है। दिया हुआ है प्रश्न हमको, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। बताइए वह भवन की ओर कितनी दूरी चला। तो 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, हम ये मान लें CD 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो कि 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है AB, इससे कुछ दूरी पर ये AD इसकी दूरी है। तो इतनी दूरी पर ये खड़ा हुआ है। तो हम मान लें कि ये AB 30 मीटर ऊंचा भवन है और 1.5 मीटर ऊंचा लंबा एक लड़का है CD। अब यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण, लड़के की आँख यहाँ है माने हम, तो इससे ये दृष्टि रेखा और ये क्षैतिज रेखा, इन दोनों के बीच ही उन्नयन कोण बनेंगे। तो ये यहाँ से जब ऊपर की ओर देख रहा है पहली स्थिति में कुछ दूरी पर जहाँ खड़ा हुआ है तो वहाँ ये 30 डिग्री का है, और ये यहाँ से कुछ दूरी पर चलता है तो ये कोण 60 डिग्री का हो जाता है। यहाँ से ये लड़का चलना प्रारंभ किया यहाँ तक, तो यहाँ तक जब ये चला तो ये कोण 60 डिग्री का हो गया। तो इस स्थिति में हमें ये ज्ञात करना है CF, मतलब वह यहाँ से यहाँ कितना चला है। हमारे पास दो कोण हैं 30 डिग्री और 60 डिग्री। चूँकि ये क्षैतिज रेखा है तो ये AD और ये EC दोनों समांतर हैं। इसी प्रकार से CD और AE भी समांतर हैं। तो जितनी बड़ी CD है उतनी बड़ी AE है। तो ये 1.5, ये भी 1.5 है। ये पूरा 30 मीटर है तो ये यहाँ तक ये 1.5 है। तो EB कितना हो जाएगा, 30 में से हम 1.5 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 28.5। तो EB की वैल्यू हो जाएगी 28.5, AE की वैल्यू हो गई 1.5। तो यहाँ हम शुरू करते हैं कि माना कि AB एक 30 मीटर ऊंचा भवन है एवं CD 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जो बिंदु C पर खड़ा है। यहाँ मान लीजिए खड़ा हुआ है ये बिंदु C पर, जहाँ भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है एवं वह भवन की ओर बिंदु C से बिंदु F तक चलता है। C से बिंदु F तक चलता है, तो जहाँ शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो BE बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से हमने 1.5 को हटाया तो ये 28.5, और CD बराबर AE ये 1.5 है। हमें इसमें ये दूरी ज्ञात करना है कि C से F तक वह कितना चला है। तो ये CF हमें ज्ञात करना है। त्रिभुज BCE में, इस त्रिभुज को लेते हैं BCE में, एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हमें ये लंब हमें मालूम है 28.5 है। ये पूरी दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। कोण हमें दिया हुआ है 30, तो लंब और आधार चाहिए तो tan का हम मान लेंगे। इसमें tan 30 बराबर लंब बटे आधार लंब BE बटे आधार C। तो BE की वैल्यू 28.5 बटे C। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर 28.5 बटे C। इसका 3 गुणा कर देंगे तो C का गुणा 1 में हुआ तो C बराबर 28.5 का √3 में गुणा हुआ तो 28.5√3। ये हमारा मान लें पहला समीकरण हो गया। इसी तरह से अब हम पुनः देखते हैं इसके लिए tan 60 बराबर, इसमें भी लंब, ये हमारा BE लंब होगा और इस 60 डिग्री के लिए आधार केवल FE होगा। ठीक है, तो tan 60 बराबर BE बटे FE। BE की वैल्यू 28.5 बटे FE, ये हमें नहीं मालूम। tan 60 का मान √3 बराबर BE 28.5 बटे FE। इसका गुणा यहाँ करेंगे 3 गुणा और √3 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ आके ये नीचे आ जाएगी। तो FE ऊपर चला गया, FE बराबर 28.5 और ये बटे √3। ये हम इसको 2 मान लें। अब
हमें क्या ज्ञात करना है, सी एफ ज्ञात करने के लिए इस सी ई में से एफ ई को यदि हम घटा दें, इस पूरे में से इसको घटा दें तो ये हमें मिल जाएगा। तो सी ई की वैल्यू हमने यहाँ प्राप्त कर ली 28.5√3 और एफ ई की वैल्यू हमने ये समीकरण 2 में प्राप्त कर ली 28.5/√3। तो इससे हम सी एफ निकाल सकते हैं ये दूरी। तो सी एफ बराबर सी ई माइनस एफ ई, सी माइनस एफ ई, सी की वैल्यू रखी 28.5√3 माइनस एफ ई की वैल्यू 28.5/√3। इन दोनों में से 28.5 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ √3 बचा, माइनस 28.5 कॉमन लिया तो √3 बचा, यहाँ माइनस 28.5 यहाँ से बाहर आ गया तो 1/√3। ठीक है, तो यहाँ 28.5 इस √3 का इसमें गुणा हुआ तो 3 ऋण 1/√3 बराबर 3 में से 1 गया तो 2, 28.5 इंटू 2/√3। तो 28.5 में 2 से गुणा करेंगे तो 57/√3। इसका परिमेयकरण कर देते हैं तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो 57/√3 इंटू ऊपर भी √3 का गुणा अंश में और नीचे भी √3 का गुणा हर में बराबर 57√3 बटे √3 का √3 में गुणा हुआ है तो 3 से 57 को हमने काट दिया तो 19 बार, 19 दिया 57, 19√3 ये हमारा आंसर होगा। इसके अथवा में प्रश्न दिया हुआ है, ये भी अच्छा प्रश्न है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि ए भी एक पेड़ है, पूरा पेड़ हमने माना ए भी है, जो बिंदु सी से यहाँ से मान लें हम कि यहाँ से टूट जाता है और ये टूट कर ये हिस्सा यहाँ आ जाता है, बी का हिस्सा बी डैश पर आ जाता है। तो टूट कर बी डैश पर ज़मीन को छूने लगता है। ये हिस्सा यहाँ से टूट कर यहाँ आ गया तो ये ज़मीन को बी डैश पर छूने लगता है एवं कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाने लगता है। पेड़ के पाद बिंदु से दूरी दी है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी अर्थात पेड़ का पाद बिंदु ये यहाँ से जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, ये शिखर ज़मीन को यहाँ छूता है, ये दूरी 8 मीटर दी है अर्थात ए बी डैश बराबर 8 मीटर है। तो हमें पेड़ की ऊंचाई याद करनी, पेड़ की ऊंचाई पूरी क्या आ गई, ए बी होगी। तो ए बी मतलब ए सी धन बी सी या ए सी धन ये बी सी जो भाग है वो बी डैश सी है ये वाला। तो लंब और कर्ण को जोड़कर पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। हम इसको लेके चलते हैं, 30 डिग्री का कोण है तो tan 30 बराबर लंब बटे आधार ए सी बटे आधार क्या बी डैश सी, सॉरी बी डैश ए या ए बी डैश। तो ए सी बटे ए बी डैश की वैल्यू 8 दी है तो tan 30 बराबर ए सी बटे ए बी डैश बराबर ए सी बटे ए बी डैश 8 है। tan 30 का मान 1/√3 बराबर, इसमें हमने tan 30 का मान रखा बराबर ए सी बटे 8। तो इसका यहाँ गुणा कर देंगे तो ए सी बराबर 8/√3 हो जाएगा। पुनः अब हमें ए सी की वैल्यू मिल गई, हमें अब कर्ण ज्ञात करना है। तो ऐसा अनुपात लेंगे जिसमें कर्ण और आधार हो। तो साइन लेके चलते हैं, साइन 30 बराबर कर्ण बटे आधार ए सी बटे बी डैश सी, ए सी बटे बी डैश सी लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण या लंब बटे आधार भी ले सकते थे हम, कॉस भी लेके चल सकते थे इसमें। तो साइन 30 बराबर लिया है ए सी बटे बी डैश सी, ए सी की वैल्यू कितनी आई थी यहाँ 8/√3, हमने यहाँ से ए सी की वैल्यू रख दी 8/√3 बटे बी डैश सी। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 8/√3 बटे बी डैश सी बराबर बी डैश सी को यहाँ ले आए, तिरक गुणा किया तो बी डैश सी बराबर
8/√3 ये, और ये 2 का ऊपर गुणा हो गया तो 2 गुणा 8/√3, तो 2 में 8 का गुणा किया 16/√3। तो अब B' हमें मिल गया ये, और AC हमें मिल गया ये, 1 से मान लें हम इसे, B' ये 2 से मान लें इसे, 1 और 2 को हम जोड़ दें, AC धन CB, AC धन CB, या AC धन B', AC धन B', तो इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। AC की वैल्यू 8/√3 धन B' की वैल्यू 16/√3, 16 और 8 24/√3। इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे, अंश और हर में √3 का गुणा कर देंगे, तो 24/√3, ये ऊपर भी √3 का गुणा, नीचे भी √3 का गुणा, तो 24√3/3, 3 से काट दिया 8 बार, 3 8 24, √3, 8√3, पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 होगी, ये हमारा आंसर होगा। शेष इसके प्रश्न जो हैं 19 से लेकर 23 तक अगले भाग में आपको मिलेंगे, भाग 4 में। धन्यवाद।